हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक्ड इट। आई एम तनु शुक्ला। आज हम लोग सी टेट 2021 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सी टेट 2019 का दिसंबर वाला क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, जहाँ पे ये एसएसटी वाला पोर्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आज हम लोग एसएसटी वाले पोर्शन को जिसमें से 30 क्वेश्चंस को आज हम लोग पार्ट 1 में करेंगे और 30 क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 में करने वाले हैं। तो हम लोग इस तरीके से पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोशल का करेंगे, जिसमें कि पेडागॉजी भी मिक्स होगा और इसमें जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर आता है बस उसी तरीके से हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि टाइम अब बहुत कम रह गया है। तो हमें पूरा पेपर पता होना चाहिए कि पेपर आता कैसे है। ठीक है, और मैं ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग आपको आंसर्स भी इसमें बताऊंगी। तो अभी हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग 2019 दिसंबर का सेकंड पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सेकंड पेपर का सोशल वाला पार्ट हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आपको थंबनेल से भी पता चल चुका होगा और पहले भी मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया था। तो आपको यहाँ पे वो वीडियो देखने को मिलेगा आज, जिसके लिए काफ़ी लोग कमेंट भी कर रहे थे। तो सोशल साइंस का हम लोग अब पूरा प्रीवियस ईयर का, लेकिन अब हम लोग जो भी करेंगे कंबाइंड पार्ट में करेंगे। जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं उस तरीके से करेंगे, हम पार्ट वाइज नहीं करेंगे। बल्कि यहाँ पे पॉलिटी भी मिक्स होगा, पॉलिटी भी होगा इसमें और हिस्ट्री भी होगा, जियोग्राफी भी होगा और इसमें पेडागॉजी का भी पोर्शन होगा। तो सारा मिक्स होगा, जैसे कि क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है उस तरीके से ही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर ही मैंने लिया है 2019 दिसंबर वाला। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भ्रंशोत्थ पर्वत है। तो ये चैप्टर आप लोगों को अगर याद होगा तो मैंने जो ये चैप्टर है इसे मैंने क्लास 7th की एनसीईआरटी में मैंने आपको पढ़ाया था। क्लास 7th या 6th की एनसीईआरटी में मैंने ये आपको पढ़ाया था। तो आप लोगों ने अगर देखा होगा तो आपको ये ब्लॉक माउंटेन के बारे में पता होगा। ठीक है, जो ब्लॉक माउंटेन होता है, जो ब्लॉक माउंटेन होता है उसमें से जब वो नीचे जो माउंटेन होते हैं टूट फूट के टकरा कर जब एक ब्लॉक जो एक पर्वत का जो एक भाग होता है वो नीचे धंस जाता है और एक भाग जो होता है वो ऊपर उठ जाता है। ठीक है, तो नीचे धंसे हुए भाग को, जैसे कि एक भाग जो है वो नीचे धंस जाता है और एक भाग जो है जैसे इस तरीके से ऊपर उठा हुआ रहता है। तो ये जो नीचे धंसा हुआ भाग होता है और ये ऊपर उठा हुआ भाग होता है। तो जो ये ऊपर उठा हुआ भाग होता है हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे ऊपर उठे हुए भाग को हम हॉस्ट कहते हैं। ठीक है, ऊपर उठे हुए भाग को हम हॉस्ट कहते हैं या फिर हिंदी में उसे उत्खंड कहते हैं। और नीचे धंसे हुए भाग को हम द्रोणिका भ्रंश कहते हैं। द्रोणिका, मैंने ये आपको बताया हुआ है पहले भी, द्रोणिका भ्रंश कहते हैं और या फिर हम इसे ग्राबल कहते हैं। एक बार मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। मैंने वहाँ पे जब भी आपको बताया था तो वहाँ पे मैंने पिक्चर के फॉर्म में आपको दिखाया था, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि ये एक पर्वत है। ठीक है, ये एक पर्वत है और वो टूट कर उसका कुछ भाग जो है वो नीचे धंस गया है और कुछ भाग ऊपर ही है। ठीक है, कुछ भाग ऊपर ही है। तो ये जो पर्वत का नीचे धंसा हुआ भाग है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम द्रोणिका भ्रंश कहेंगे। आप अगर अपनी कॉपी में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ब्लॉक माउंटेन से क्वेश्चन आया हुआ है तो हो सकता है कि अगली बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ब्लॉक माउंटेन का जो जो भाग नीचे धंस जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम द्रोणिका भ्रंश कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में हम इसे ग्राबल कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हम इसे ग्राबल कहते हैं। तो आप लोग ग्राबल भी लिख कर रखेंगे, क्योंकि कई बार हिंदी ना देख के वो इंग्लिश भी दे सकते हैं। और उसके अलावा ऊपर उठे हुए भाग को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम उत्खंड बोलते हैं। ऊपर उठे हुए भाग को हम उत्खंड बोलते हैं, उत्खंड हिंदी में बोलते हैं, और हॉस्ट जो है वो हम उसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो आप इसे लिख कर रख लेंगे। ठीक है, तो जो ब्लॉक पर्वत होते हैं वो पर्वतों के बहुत बड़े भाग होते हैं। मतलब जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, जब पर्वत का बहुत बड़ा भाग टूट जाता है और वो वर्टिकल ऊर्ध्वाधर रूप से वो विस्थापित होने लगता है, तो उसे हम ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ब्लॉक माउंटेन का कौन सा एग्जाम्पल है, इसमें चारों ऑप्शंस में से कौन सा एग्जाम्पल ब्लॉक माउंटेन का है। तो पहला है कि हिमालय पर्वत जो है वो ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है, या फिर अपलेशियन पर्वत, या फिर यूराल पर्वत, या फिर वासजेस पर्वत। तो मैं पहले बात आपको आंसर बताती हूँ कि जो ये वासजेस पर्वत है, वासजेस पर्वत जो है वो एक ब्लॉक माउंटेन का भ्रंशोत्थ पर्वत का एग्जाम्पल है। तो जो ये वासजेस पर्वत है वो कहाँ पर है, तो ये यूरोप में है। ठीक है, आप इसे भी लिख कर रखेंगे, क्योंकि आप हो
सकता है इस बार वासजेस पर्वत को इस फॉर्म में पूछा कि वो ब्लॉक माउंटेन है या फिर फोल्डेड माउंटेन है, लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम ये पूछ लिया जाए कि जो वासजेस पर्वत जो है वो किस देश में है, मतलब किस महाद्वीप में है, तो वो यूरोप महाद्वीप में है। ठीक है, तो यूरोप में जो वासजेस पर्वत है वो यूरोप में है। ठीक है, वासजेस पर्वत कहाँ पर है, वो यूरोप में है, और ये एग्जाम्पल है भ्रंशोथ या ब्लॉक पर्वत का। और मैं आपको अगर अदर ऑप्शंस के बारे में भी बता देती हूँ। जो यहाँ पे हिमालय पर्वत है, जो यहाँ पे हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत कहाँ पर है, तो ये एशिया में है। ठीक है, हिमालय पर्वत जो है वो एशिया में है, हिमालय पर्वत एशिया में है, और ये वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। ठीक है, वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। हो सकता है कि अगली बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि वलित पर्वत का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन ऐसा बने कि यहाँ इसमें से कौन सा वलित पर्वत का एग्जाम्पल नहीं है। तो जो हिमालय पर्वत है वो भी वलित पर्वत है, और यूराल पर्वत जो है वो भी वलित वलित पर्वत है, और अपलेशियन पर्वत जो है वो भी वलित पर्वत है, लेकिन जो वासजेस है वो ब्लॉक माउंटेन है। ठीक है, तो आपको ये तीनों याद रखना है कि हिमालय हो गया, यूराल हो गया और अपलेशियन, ये तीनों ही वलित पर्वत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यूराल पर्वत जो होती है, जो यूराल पर्वत होती है वो यूरोप को एशिया से अलग करती है। ठीक है, ये जैसे ये यूरोप हो गया और ये एशिया हो गया, इसके बीच में यूराल पर्वत है। तो यूरोप जो है वो यूरोप को एशिया से अलग करने वाली जो पर्वत होती है उसी को हम यूराल पर्वत कहते हैं, और हिमालय जो है वो एशिया में है। और जो अपलेशियन पर्वत है, जो अपलेशियन पर्वत है वो कहाँ पर है, तो वो नॉर्थ अमेरिका में है। अपलेशियन पर्वत कहाँ पर है, तो ये नॉर्थ अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में है, और ये भी एक वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। तो यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चंस देखने के लिए आगे मिल सकते हैं, और ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको याद नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जो ये वासजेस पर्वत है वो ब्लॉक माउंटेन है, ये भ्रंशोत्य पर्वत है। इसके साथ एक पर्वत है राइन घाटी, जो राइन घाटी है वो भी वो यूरोप में है। ठीक है, राइन घाटी जो है वो यूरोप में है, और वो भी ब्लॉक पर्वत में आती है। तो ब्लॉक पर्वत में आपको सिर्फ यही दो नाम याद रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में यही दो नाम दिया गया है, वासजेस पर्वत और राइन घाटी, जो कि ये दोनों ही कहाँ पर है, ये दोनों ही यूरोप में है, और ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल है। ये दो आपको याद रखना है ब्लॉक माउंटेन में। और उसके बाद वलित पर्वत में आपको सिर्फ 3 नाम याद रखना है, क्योंकि यही नाम आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो हिमालय हो गया, और यूराल हो गया, और अपलेशियन, ये तीनों ही वलित पर्वत है। लेकिन इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि हिमालय एशिया में है, अपलेशियन नॉर्थ अमेरिका में है, और यूराल जो है वो यूरोप और एशिया को अलग करने वाली पर्वत है। ठीक है, आपको इतनी पॉइंट को यहाँ पे क्लियर करके रखना है। यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए आपको क्वेश्चंस जो है देखने के लिए मिल सकते हैं। और एक है आल्प्स। ठीक है, आल्प्स एक होता है, वो भी वलित पर्वत का ही एक एग्जाम्पल है, और ये भी यूरोप में है। ठीक है, आप इसे भी याद रख लेंगे, क्योंकि इसका नाम एनसीईआरटी में दिया गया है। मैं उतना ही बता रही हूँ आपको, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आप यहाँ सीधे ही पहचान सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से आया हुआ है। ठीक है, और अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। ये मैंने आपको क्लास 6 के एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से पढ़ाया था। तो पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, ये बात बिल्कुल सही है अपने जगह पे। और इसकी व्याख्या नीचे दी गई है, कथन बी में दिया गया है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करती है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर जो है वो 27 दिनों में पूरा करती है। जैसे ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, तो पृथ्वी का एक चक्कर जो है ये 27 दिनों में पूरा करती है, और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी घूम जाती है। मतलब ये पृथ्वी के चारों ओर भी 27 दिन में घूमती है, और अपने भी अक्ष पर 27 दिन में ही घूम जाती है। इसी कारण पृथ्वी से हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। तो यह दोनों कथन बिल्कुल सत्य है। अगर आप लोगों ने इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो आप इस स्टेटमेंट को याद रख लें कि जो चंद्रमा होता है वो अपने अक्ष पर भी 27 दिन में घूमता है, और पृथ्वी के चारों ओर भी वो 27 दिन में ही घूम जाता है, और इसी कारण पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दोनों कथन हैं, दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, और दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, और बी जो है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है। इसलिए ये हमारा यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन, मतलब ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, और ये क्लास 6 की एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये क्लास 6 की एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप लोग आपने पढ़ा होगा, और मैंने ये वाला चैप्टर पढ़ाया भी है।
और अगला है कि कायांतरित शैल के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए। तो मैंने सेल का चैप्टर जो है वो क्लास 7th में आपको पढ़ाया है। अगर आपने देखा होगा तो आपको याद भी होगा कि जो कायांतरित शैल होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, उनके बारे में 3 कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। कायांतरित के बारे में इसमें कौन सा कथन जो है वो बिल्कुल सही है। तो पहला ये है कि आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव से कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये अपनी जगह बिल्कुल सही कथन है। मैंने आपको बताया था कि जो कायांतरित शैलें होती हैं, आग्नेय और अवसादी शैल को अगर उच्च ताप और दाब दिया जाता है तो वो कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है। ये कथन आप लोग इस एकदम स्टेटमेंट के फॉर्म में से आप याद करके रख सकते हैं, क्योंकि ये हूबहू एनसीईआरटी की ही लाइन है। ठीक है। और अगला है कि कायांतरित शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। और अगला है कि संगमरमर एक कायांतरित शैल है। तो संगमरमर एक कायांतरित शैल है, ये भी कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि संगमरमर जो है वो चूना पत्थर का रूपांतरण है। ठीक है। चूना पत्थर का रूपांतरण जो होता है वो संगमरमर है। और जो ये मतलब कायांतरण हुआ है इसका। ठीक है। चूना पत्थर का कायांतरण संगमरमर में हुआ है। तो जो संगमरमर है एक कायांतरित शैल है। और संगमरमर के बारे में मैंने आपको मतलब एसएल वाले चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा होगा तो आप ये क्वेश्चन 100% कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पे जो तीनों कथन है वो अपनी जगह पे सही है। ए, बी और सी तीनों कथन यहाँ पे सही है। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। मैं हर साल के क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराऊंगी। मैं पेडागोजी का अलग से नहीं करवाऊंगी, बल्कि साथ साथ में ही क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगी। 30 क्वेश्चन मैं पर डे करवाने वाली हूँ। ठीक है। जो कि सोशल साइंस का होगा हमारा। और अगला है कि अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में आकर जल जाते हैं। किस परत में वायुमंडल के आकर जल जाते हैं उल्कापिंड। तो मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही ये वाली वीडियो मैंने वायुमंडल वाला चैप्टर मैंने आपको करवाया था। किस परत में आकर उल्कापिंड जो है वो जल जाते हैं। तो किस परत में आकर उल्कापिंड जल जाते हैं तो मैंने आपको पढ़ाया था मेसोस्फीयर में। मेसोस्फीयर जो इसका होगा आंसर, मध्यमंडल जो है मतलब मेसोस्फीयर इसका आंसर है। मध्यमंडल में आकर उल्कापिंड जो है वो जल जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो क्षोभ मंडल होता है वो सबसे पहली परत होती है और उसमें मौसम की सारी घटनाएं होती हैं। और उसके बाद दूसरा जो मैंने बताया था स्ट्रेटोस्फीयर, मतलब कि समताप मंडल, और यहाँ पे वायुयान उड़ाने की अच्छी स्थिति होती है। और यहाँ पे बादलों मतलब मौसमी कोई भी घटनाएं यहाँ पे नहीं होती हैं, लगभग नहीं होती हैं। और उसके बाद समताप मंडल हो गया। और उसके बाद ये मेसोस्फीयर आएगा। मेसोस्फीयर के बाद आएगा यहाँ पे जो बहिर्मंडल होता है, जो बहिर्मंडल होता है जो सबसे आउटर होता है। ठीक है। बहिर्मंडल जो होता है सबसे आउटर होता है। यहाँ पे हीलियम और हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो मैंने आपको ये सारी बातें वहाँ पे बताई थी। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपको हर साल, इसमें से एक क्वेश्चन आपको हर साल देखने के लिए मिलते हैं। जब भी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि इस चैप्टर से आपको 2-3 क्वेश्चन हर साल देखने के लिए मिलते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि ऋतु प्रवास किससे जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऋतु प्रवास किससे जुड़ा हुआ है। लोगों के आवागमन से, घरों की पास बसावट से, या फिर एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता से, या फिर ऐसे स्थान जहाँ पे बस्तियाँ विकसित होती हैं। तो जो ऋतु प्रवास होती है वो लोगों के आवागमन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। ऋतु प्रवास जो है वो लोगों के आवागमन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे डायरेक्टली इसका ए ऑप्शन जो होगा वो हमारा सही है। और स्थायी पौधों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे स्थायी पवन, जो कि मैंने वायुमंडल वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था, 3 टाइप की विंड्स होती हैं, 3 टाइप की पवनें होती हैं। स्थायी मैंने पढ़ाया था, उसके बाद स्थानीय मैंने पढ़ाया था, उसके बाद मैंने मानसूनी पढ़ाया था। तीन टाइप के मैंने पवन वहाँ पे पढ़ाए थे, अगर आपको याद होगा। तो जो स्थायी पवनों के संबंध में यहाँ पे ए और बी कथन पे हमें विचार करना है और सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। कई बार यहाँ पे असत्य भी लिखा होता है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा के देखना होगा कि यहाँ पे सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। तो यहाँ पे सही कथन को हमें चेक करना है कि ये पौने जो स्थायी पौने होती हैं वो वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। तो मैंने आपको बताया था, इसीलिए इनका नाम परमानेंट विंड्स है। क्यों है इनका नाम स्थायी पौने है? क्यों है? क्योंकि ये जो स्थायी पौने होती हैं ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में
चलती रहती हैं, वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। ये कथन बिल्कुल सही है अपनी जगह पे। और जो पश्चिमी और पूर्वी पवनें होती हैं वो इनके उदाहरण हैं। तो जो स्थायी पवनें होती हैं उसमें पश्चिमी और पूर्वी पवनें जो होती हैं वो इसी में आती हैं, ठीक है, वो इसी में आती हैं। तो इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन होगा, वो होगा ए और बी दोनों ही सही है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही कथन सत्य है कि जो स्थायी पवनें होती हैं वो लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, और पश्चिम और पूर्वी पवनें जो होती हैं वो इसके उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। और अगला क्वेश्चन है कि ब्राज़ील के कंपोज और वेनेजुएला के लानोस किसके उदाहरण हैं, ठीक है, किसके उदाहरण हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल के, टुंड्रा प्रकार के वनस्पति के, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के, या फिर भूमध्य सागरीय वनस्पति के। तो जो ब्राज़ील के कंपोज घास के मैदान हैं और वेनेजुएला के लानोस, ठीक है, ब्राज़ील के कंपोज और वेनेजुएला के लानोस जो घास के मैदान हैं वो उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। मैं आपको एक बार पृथ्वी का, जैसे कि ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, और यहाँ पे ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, 0 डिग्री की लाइन है, इक्वेटर लाइन है ये हमारी, ठीक है, भूमध्य रेखा, या फिर हम इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। और ये जो है वो कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है, 23.5 डिग्री की नॉर्थ ये कर्क रेखा है, और ये 23.5 डिग्री जो साउथ है वो मकर रेखा है, ठीक है, जो साउथ में है वो मकर रेखा है। तो जो ये इस वाले पार्ट में मतलब ये जो एरिया होता है वो उष्णकटिबंधीय एरिया होता है, और इसी भाग में उष्णकटिबंध का जो एरिया होता है, मैंने आपको क्लास 6 में ये पढ़ाया था। तो ये जो एरिया होता है वो ब्राज़ील, यहाँ पर इसी एरिया में ब्राज़ील के कंपोज और वेनेजुएला के लानोस घास के मैदान जो है वो मिलते हैं, ठीक है, उष्णकटिबंध वाले एरिया में आपको ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। वहाँ उष्णकटिबंध वाले एरिया में आपको ऐसे घास के मैदान देखने को मिलते हैं। तो ये जो है वो उष्णकटिबंधीय घास का स्थल है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हमारा बनेगा। और उसके अलावा मैं यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको और बता देती हूँ। आपको ये याद रखना है कि कंपोज घास के मैदान कहाँ पे है, ब्राज़ील में है, और लानोस घास के मैदान कहाँ पर है, वेनेजुएला में है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा घास का मैदान है जो कि ब्राज़ील में स्थित है। तो यहाँ पे कंपोज दे देगा, लानोस दे देगा, डाउन्स दे देगा, सिल्वास दे देगा, तो आपको मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे वहाँ पे। इसलिए आप यहाँ पे इसको याद रखेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के बारे में इसकी बात की गई है। जब मैं आप आगे के चैप्टर्स आपको करवाऊंगी तो आपको मतलब वहाँ पे देखने को मिलेगा कि इनकी बात वहाँ पे की गई है। ये एनसीईआरटी के क्लास 7 से क्वेश्चन आया हुआ है कि ब्राज़ील में कंपोज घास के मैदान है और वेनेजुएला में लानोस घास के मैदान है। तो ये दोनों ही याद रखना है। और ये दोनों किस प्रकार के घास के मैदान है, तो ये दोनों जो है वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, ठीक है। यहाँ पे आपको इतना याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है कि जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। जलवायु के संबंध में हमें विचार करना है, और जलवायु के बारे में मैंने क्लास 7 के चैप्टर 4 में मैंने वायुमंडल वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि जलवायु के बारे में। तो जलवायु के बारे में कथन दिए गए हैं, उस पर हमें विचार करना है और सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। तो जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। तो हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था कि जलवायु जो है वो मौसम के बदलने का मौसम का 32 सालों का उसमें एवरेज लिया जाता है, ना कि दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। तो यहाँ पे अगर मौसम लिखा होता तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे जलवायु लिख दिया, इसलिए हमारा जो ये स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। क्योंकि जलवायु दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन नहीं है, बल्कि मौसम जो होता है वो दिन प्रतिदिन परिवर्तन होने वाला परिवर्तन मौसम में होता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो गलत है, पहला पॉइंट जो है वो गलत है। और अगला अगर हम देखें कि किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई और उच्चावच पर निर्भर करती है, तो जहाँ पर आपका ये सिर्फ वर्ड आता है वहाँ उसे आप आराम से काट सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ऊंचाई और उच्चावच पर निर्भर तो करती है, उसके अलावा ये ताप पर भी निर्भर करती है, मतलब और अदर फैक्टर्स होते हैं जिस पर की जलवायु निर्भर करती है, किसी स्थान की जलवायु निर्भर करती है। तो यहाँ पे सिर्फ इसी दो पर नहीं निर्भर करती, बल्कि और अदर फैक्टर्स होते हैं जिस पर जलवायु निर्भर करती है। इसलिए हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ पे हमारा ए और बी जो है वो दोनों ही गलत है, ठीक है, ए और बी दोनों ही गलत है। यहाँ पे हमारा 4th ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा, ए और बी दोनों ही गलत है,
ठीक है। ए और बी जो है वो दोनों ही गलत है। आज हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे और कल भी हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वीडियो अगर आज ही पूरे 60 क्वेश्चन करेंगे तो वीडियो 1 घंटे की बन जाएगी, ठीक है। तो हम लोग कल भी करेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें, ठीक है। ऊर्जा के स्रोत की हमें पहचान करना है। ये क्लास 8th की एनसीईआरटी में है, भूगोल के एनसीईआरटी में है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे कि ऊर्जा के स्रोत की पहचान हमें यहाँ पे करना है, तो यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। हमें यहाँ पे चुनना है कि ऐसा कौन सा है जो कि परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। उसके अलावा यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो ये जो है वो प्राकृतिक गैस के बारे में बिल्कुल सही कथन है कि जो प्राकृतिक गैस होती है वो एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। प्राकृतिक गैस जो है वो एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है और यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो यहाँ पे इसके प्राकृतिक तेल के बारे में, प्राकृतिक गैस के बारे में ये दोनों कथन सत्य है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आज का हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ पर स्थित है। भारत के 3 शोध संस्थान हैं, ठीक है। तो जो मैत्री जो है वो कहाँ पर है, तो मैत्री जो है वो अंटार्कटिका पर है, ठीक है। आपको एकदम इसको फैक्चुअल पॉइंट में याद रखना है। जिसे याद है उसके लिए अच्छी बात है, जिसको याद नहीं है वो अभी भी याद कर ले कि जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका पर मैत्री भी है, ठीक है। मैत्री के अलावा गंगोत्री भी है। कई बार आपको हो सकता है अगली बार गंगोत्री देकर पूछ लिया जाए क्वेश्चन, या फिर गंगोत्री देकर पूछ ले, या फिर यहाँ पे भारती भी है, ठीक है। यहाँ पर भारती भी है। तीन शोध संस्थान हैं, 3 शोध संस्थान हैं अंटार्कटिका पर। मैत्री हो गया, गंगोत्री हो गया और भारती हो गया। जिसमें से गंगोत्री जो है वो डूब गया है और मैत्री और भारती जो है अभी जीवित हैं, ठीक है। तो आपको तीनों के बारे नाम याद रखना है कि मैत्री, गंगोत्री और भारती नामक शोध संस्थान भारत के अंटार्कटिका पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। और ऐसे क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और लेकिन एनसीईआरटी पर बेस्ड है, ठीक है। एनसीईआरटी पर ये क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संबंध में सही नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे मार्क कर लेना है इसे कि कौन सा कथन खनिज के संबंध में सही नहीं है, ठीक है। कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पे हमें सही नहीं पे ध्यान देना है। तो ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ होते हैं। तो खनिज जो होते हैं वो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, ये कथन बिल्कुल सत्य है। हमें यहाँ पे असत्य ढूंढना है। और अगला है कि इसका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, तो ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। अगला है कि ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं, ये भी कथन सही है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। तो सभी खनिज अधात्विक होते हैं, ये कथन जो है वो असत्य है। क्योंकि जो खनिज होते हैं वो धात्विक भी होते हैं, धात्विक भी होते हैं और अधात्विक भी होते हैं। सभी खनिज जो होते हैं वो धात्विक और अधात्विक होते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अधात्विक ही होते हैं। तो ये कथन जो है खनिज के बारे में गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा, यहाँ पे जो हमारा आंसर बनेगा वो हमारा डी आंसर हमारा यहाँ पे सही आंसर बनेगा, ठीक है। यहाँ पे जो सभी जो खनिज होते हैं वो धात्विक और अधात्विक दोनों ही टाइप के हो सकते हैं। और यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है और ये एक अच्छा क्वेश्चन है। और इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी टाइम सीटेट में पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चंस को देखें, जो हमारा आज का ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि जो नर्मदा घाटी है ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है, ठीक है। क्लास 6 की एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे पहली बात तो ये हमें देखना है कि जो नर्मदा घाटी है, ठीक है। मैंने जब आपको चैप्टर करवाया था तो मैंने वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको करवाया था। तो जो नर्मदा घाटी है, जो नर्मदा घाटी है वहाँ वो आरंभिक गणतंत्र से जुड़ा हुआ है या फिर आखेट और संग्रहण से जुड़ा हुआ है, या फिर अगर इसमें से आपको 2 या 3 भी पता होंगे ना तो आप आराम से यहाँ पे कर ले जाएंगे, ठीक है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर है। तो जो गंगा घाटी है वो 2500 वर्ष पूर्व के शहर है, ठीक है। अगर बाई चांस आपको सिर्फ यही पता है। और उसके बाद आपको हो सकता है ये भी पता हो कि जो महाजनपद में से वज्जी एक महाजनपद था, उस वहाँ पे आरंभिक गणतंत्र बसाया गया था। तो यहाँ पे बी का पहला हो जाएगा। तो आप इन दोनों से आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए कि क्या आपको यहाँ से आंसर मिल रहे हैं। बी का पहला कहाँ दिया गया है। तो बी का जो पहला है वो बी में यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है। मतलब ये 2 आंसर आपके पहले ही कट जाते हैं, ठीक है। आपको बाई चांस आपको ये पता है। अब डी का मिलाते हैं कि डी जो है वो किससे किससे मैच कर रहा है। तो डी जो है वो 3 में है। तो डी जो है वो पहला और डी तो मतलब पहला और चौथा ऑप्शन तो पहले ही निकल गया। लेकिन यहाँ पे अगर हमें डी को थर्ड में देखना हो तो डी जो है वो चौथे में है, ये थर्ड है। तो आपका यहाँ से ये आंसर भी कट जाता है और आपको जो सही आंसर जो है आपको आराम से यहाँ पे मिल जाता है।
है कि जो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही आंसर यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नर्मदा घाटी है वो आखेट और संग्रहण के लिए, आखेटक और संग्रहण जो है वो नर्मदा घाटी से ही प्रारंभ हुई थी। और वज्जी जो है वो आरंभिक गणराज्य था। गारो की जो पहाड़ियाँ हैं, गारो की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे आरंभिक नगर बसाए गए थे और सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे प्रथम नगर की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन होता है, अगर उसमें आपको दो दो भी अच्छे से आ रहे हैं तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, और 2 से 3 अगर आ रहे हैं तो आपका मतलब क्वेश्चन गलत होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे पाँचों के पाँचों आए, बल्कि आपको अगर 2 भी आ रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको एक तरीका बताया है इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करने का, आप इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। और अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, आज का हमारा जो अगला क्वेश्चन है 43 वाला क्वेश्चन अगर हम देखें, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि कथन ए और कथन बी के भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवाद के संदर्भ में दिया गया है। ठीक है, समसामयिक वाद विवाद के संबंध में 2 कथन दिया गया है कि कथन ए में लिखा गया है कि हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हिस्ट्री है उसे हम लोग जैसा कि 3 पार्ट में पढ़ते हैं ना, एक प्राचीन इतिहास हो गया, ठीक है, एक मध्यकालीन इतिहास हो गया और एक आधुनिक इतिहास हो गया। तो इसने ये बोला है इस स्टेटमेंट ने कि जो हमारा भारतीय का इतिहास है उसे तिथि और काल में, मतलब इसे हम हिंदू मुस्लिम, मतलब प्राचीन को हम हिंदू बेस्ड माने और मुस्लिम को हम मतलब मध्यकालीन को हम मुस्लिमों से संबंधित माने और आधुनिक में हम ब्रिटिश काल हम इसे बोलें, मतलब इस तरीके से हम उसे नाम दें। और क्योंकि हम उसे ऐसा नाम इसलिए दें क्योंकि हमारा जो प्राचीन इतिहास है वो हिंदू धर्म पे आधारित था, और जो हमारा मध्यकालीन इतिहास है वो मुस्लिमों पर आधारित था, और जो आधुनिक इतिहास है उसमें ब्रिटिशर्स का राज था। तो ये जो कथन है वो बिल्कुल अपने आप में गलत है, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि धर्म ही एकमात्र आधार था। इतिहास शासकों का सिर्फ और सिर्फ एक आधार धर्म ही था, तो ये कथन सही नहीं है, क्योंकि इतिहास में धर्म के अलावा भी कई अदर फैक्टर्स भी थे जिसके कारण हमारा इतिहास जो है वो परिवर्तित हो रहा था। तो यहाँ पे एक कथन जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पहली बात तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि किस कथन में ए गलत हो रहा है। ए और बी दोनों ही सही है, और ए जो है ए की सही व्याख्या बी है, तो यहाँ पे दोनों सही है, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। ए और बी दोनों सही है, इसलिए भी ये आंसर नहीं होगा। ए यहाँ पर भी सही है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन इसलिए सही होगा क्योंकि ए कथन हमें एकदम श्योर हो गया है कि हमारा जो ए कथन है वो गलत है। ठीक है, और हम बी स्टेटमेंट को अगर हम बी स्टेटमेंट को देखें कि लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजन के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है, तो यहाँ पे ये कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमारा ए गलत है और बी सही है। ठीक है, अगर आपको हो सकता है कि क्वेश्चंस ना भी आ रहे हो, अगर आप एक स्टेटमेंट को भी वहाँ से एलिमिनेट कर पाते हैं तो आप आराम से क्वेश्चन को कर लेंगे। आपको अपना एलिमिनेशन का ट्रिक जो है वो एग्जाम में बहुत यूज़ करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में हम इतने प्रेशर में होते हैं कि कई बार बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है हमारा, आज का अगला क्वेश्चन है, अगर हम देखें आज का हमारा अपना अगला क्वेश्चन देखें तो भारत में निम्नलिखित नीचे 2 कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में क्या सत्य है। फिर से एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ कि नीचे 2 कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। ठीक है, नई लोकप्रिय भारतीय कला के संबंध में 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संबंध में 2 कथन यहाँ पे दिए गए हैं, उससे हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा चारों में से कौन सा कथन हमारा सत्य है, यहाँ पे हमें चुनना है आंसर। तो जो कथन ए है, कई चित्रों में अपने आसपास के बदलाव का उपहास किया गया, अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई। कई चित्रों में अपने आसपास के बदलाव का उपहास किया गया, ये कथन सही है। अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक उड़ाया गया। अगर आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ा होगा क्लास 8th की, तो वहाँ पे ये सब बातों का जिक्र किया गया है कि अंग्रेजी भाषी लोगों का वहाँ पे मजाक भी उड़ाया गया, उनकी पोशाकों का मजाक उड़ाया गया, और औरतों को घर से ना निकलने की सलाह भी दी गई। तो ये कथन अपने आप में सही है, ये एनसीईआरटी क्लास 8th से लिया गया है, ये कथन जो है वो सही है। ठीक है, तो ये कथन सही है। और अगला है कि राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया गया था, तो ये भी कथन सही है। लेकिन जो
ए है वो ए और बी दोनों ही सही है, लेकिन जो बी है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है और ये एक टिपिकल क्वेश्चंस में से था। आप ए और बी सही तो समझ लेंगे, लेकिन आप तो व्याख्या करता है कि नहीं करता है इसमें थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन मैं आपको ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। जो बी स्टेटमेंट है वो ए को मतलब ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में आरंभिक समानों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? कांगड़ा शैली की चित्रकला, गिरनार का शैल अभिलेख, पादशाहनामा चित्रकला या फिर मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। तो जो मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला है वो आरंभिक मानवों पर समझ के लिए एक प्राथमिक स्रोत माना जाता है। और इसके बारे में इस शैल चित्रकला के बारे में क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री के एनसीईआरटी में दिया गया है। मैंने आपको क्वेश्चंस में कराया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। और अगला है कि ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को कहाँ पे पढ़ाया जाता था? तो ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था, इसके बारे में क्लास 7 की हिस्ट्री के एनसीईआरटी में लिखा गया है। साल भर नहीं, क्लास 8 के एनसीईआरटी में है, ठीक है। साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे उस समय बच्चों को पढ़ाया जाता था। ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे, ठीक है। तब जब ब्रिटिशर्स आए इंडिया में, जब ब्रिटिश लोग यहाँ पे आए तो उन्होंने इस प्रथा को बंद कर दिया और बच्चों को मतलब कहा कि वो डेली ही स्कूल आए। और ये खेत वेत काटने के समय में उन्हें छुट्टी भी नहीं दी जाती थी, बल्कि उन्हें ज़बरदस्ती क्लास में पढ़ाया जाता था। लेकिन अगर जब ब्रिटिश नहीं आए थे उसके पहले बच्चों को पढ़ाया तो जाता था, लेकिन जब फसल की कटाई का समय आता था तो उस समय बच्चों को फसल काटने के लिए छोड़ दिया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे मतलब मध्यकालीन इतिहास की यहाँ पे बात की जा रही है। ब्रिटिश काल के पहले जो है वो मुगल और सल्तनत काल था। और अगला है कि कथन ए और कथन बी 18वीं और 19वीं शताब्दियों में यूरोप में राज्यों के उदय के संदर्भ में कथन ए और कथन बी के बारे में हमें देखना है। 18वीं शताब्दी 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय के संदर्भ में कथन ए जो है वो क्या है? 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे, स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। तो 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि वो अपने प्रांत को ही राजा और अपने प्रांत को ही एक अलग देश मानते थे, ठीक है। जैसे कि 1857 की जो क्रांति हुई थी वहाँ पे उसकी असफलता का सिर्फ सबसे बड़ा कारण यही था कि राष्ट्रीय एकता का अभाव था। वहाँ पे हर राज्य का, हर प्रांत का अपना अलग ही स्वार्थ था, जिसके कारण जो है हमारा ये 1857 की जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हमारे इंडिया का रहा था वो फेल हो गया था। क्यों? क्योंकि उसमें राष्ट्रीयता की भावना की, एक राष्ट्र की भावना का अभाव था। तो ये कथन जो है वो गलत हो जाता है कि 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को एक राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। तो ये यूरोप के संबंध में, यहाँ पे इंडिया के संदर्भ में नहीं बल्कि यहाँ पे यूरोप के संदर्भ में बात की जा रही है, तो भी ये कथन गलत है, क्योंकि यूरोप के लोग जो है वो राष्ट्र राज्य के रूप में नहीं देखते थे। और अगला है कि प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था, प्रत्येक भाषी समुदाय जो है वो एक अलग राज्य था। तो ये कथन सही है कि यूरोप के लोगों ने भारत के लोगों को यह एहसास कराया कि जो अलग अलग भाषा बोलने वाले जो प्रांत हैं वो अपने में अलग अलग राष्ट्र है, ठीक है। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का जो पहला राज्य था वो आंध्र प्रदेश था, जो कि 1953 में बना था। तो ब्रिटिशर्स ने ऐसा एहसास करवाया था। तो ए कथन तो गलत है, लेकिन बी कथन जो है वो अपने आप में सही है, ठीक है। अब आप अगर ए कथन को भी निकाल लेते हैं तो भी आपका आंसर सही बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों सही है, यहाँ पे ए सही है, लेकिन यहाँ पे हमें मिल चुका है कि ए कथन अपने आप में बिल्कुल गलत था और बी जो है वो सही है। यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही आंसर बन रहा है। और अगला क्वेश्चन है कि BCE का क्या तात्पर्य है? BCE का क्या तात्पर्य है? तो BCE का जो तात्पर्य है ये क्लास 6 के एनसीईआरटी में ही है, ठीक है। BCE का क्या तात्पर्य है? तो बिफोर कॉमन ईरा जो है वो BCE का फुल फॉर्म क्या होता है? बिफोर कॉमन ईरा BCE का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। बिफोर कॉमन ईरा मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का जो समय है, जो मतलब BC होता है, उसी को हम BCE भी कहते हैं, बिफोर कॉमन ईरा भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। BCE कहते हैं। ये BC का फुल फॉर्म बिफोर क्राइस्ट होता है, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट होता है। और BCE का बिफोर कॉमन ईरा, लेकिन दोनों एक ही बात के लिए यूज़ किए जाते हैं।
और अगला है कि हम आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण काल में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। हम ये कैसे जानते हैं? उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिला है, या फिर महाराष्ट्र, यहाँ पे एनसीईआरटी में ये लाइन डायरेक्टली मेंशन्ड है, ठीक है, कि महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल में शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। पूरा पाषाण काल में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे कि इसका जो वर्णन है वो महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल के शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष से हमें प्राप्त होता है। यहाँ पे डायरेक्टली हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि ये एक फैक्ट बेस्ड आंसर है। और अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा का पतन कैसे हुआ। यहाँ पे एनसीईआरटी के क्लास 6 में इसका मेंशन, इसके बारे में बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था, तो ये भी कथन सही है। जंगलों का विनाश हो गया था, ये भी कथन सही है, ये भी एक विनाश का कारण बना था। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी, ये और संभवतः नदियाँ भी सूख गई थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन भी सही है, लेकिन यहाँ पे पूरे क्षेत्र में एनसीईआरटी में कहा गया है कि सभ्यता के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आ गई थी, ठीक है, यहाँ पे कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आ गई थी, ऐसा एनसीईआरटी में बताया गया है। इसलिए हमारा ए, बी और डी ऑप्शन सही होगा, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पे सी नहीं होगा वही आंसर सही होगा। तो सी पहले में भी है, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, लेकिन इसमें सी नहीं है, इसलिए हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही बनेगा। सभ्यता के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आई थी और संभवतः नदियाँ सूख भी गई थी, जंगलों का विनाश भी हुआ था, और ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण भी समाप्त हो गया था। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर बनेगा, ठीक। तो इस तरीके से ही क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर हम लापरवाही बरतेंगे तो क्वेश्चंस जो है वो गलत होने की काफ़ी संभावनाएं बढ़ जाएंगी वहाँ पे। और यहाँ पे महायान बौद्ध के बारे में पूछा गया है, ये भी क्लास 6 की एनसीईआरटी से पूछा गया है। महायान बौद्ध के संदर्भ में क्या कथन सही है। तो यहाँ पे आपको एक बात याद करके रखना है कि महायान बौद्ध में बुद्ध की प्रतिमाएँ वहाँ पर बनाई जाने लगी थी। महायान बौद्ध में बुद्ध की जो प्रतिमाएँ थी वो बनाई जाने लगी थी, बुद्ध की जो प्रतिमाएँ थी वो बनाई जाने। हमारा अगला क्वेश्चन है कि खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में क्या सही है। तो यहाँ पे हमारा डायरेक्टली जो आंसर बनने वाला है वो क्या बनेगा कि दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण जो है वो कठिन था। इनके संबंध में यही कथन जो है वो सत्य है, ठीक है। अगर आप लोगों ने इसकी कहानी पढ़ी होगी तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मतलब यहाँ पे दिल्ली में ये शासन कर रहे थे, लेकिन अगर ये दक्षिण के प्लेसेस को जीत रहे थे तो वहाँ पे इनका शासन करना जो है वो कठिन हो जा रहा था। तो दिल्ली से बंगाल जैसे कि इन्होंने बंगाल पर विजय प्राप्त की, तो वहाँ पर दिल्ली से बंगाल में मतलब ये शासन करना थोड़ा सा इनके लिए कठिन हो रहा था। तो यही कथन जो है वो इन दोनों के प्रशासन के संदर्भ में सही है, ठीक है। और जो भी कथन यहाँ पर लिखे गए हैं वो कथन सही नहीं है। और अगला है कि जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। जनजातियों के बारे में क्लास 8 की हिस्ट्री के एनसीईआरटी में बताया गया है कि जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है हमें देखना है। पहला ऑप्शन है कि जनजातीय और समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है, ये ऑप्शन सही है। तो ये ऑप्शन जो है वो सही है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही, मतलब ये आंसर हमारा, हमें गलत ऑप्शन को ढूंढना है, इसलिए हमारा ये आंसर सही नहीं होगा। अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज दिया, तो ये जो है वो गलत है, क्योंकि जनजातियों के संबंध में कोई लिखित दस्तावेज सही से प्राप्त नहीं है, और तो ये गलत है और यही हमारा आंसर बनेगा। जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया, तो ये भी सही नहीं है। और जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की ज़रूरत के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहें, तो ये भी हमारा सही नहीं है, बल्कि हमारा बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर, हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। और अगला है कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया है। किस प्रकार अंग्रेज़ों ने भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो
ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप कर, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। तो ये कथन जो है बिल्कुल सही है। 1857 की क्रांति के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने शासन पर नियंत्रण कैसे किया था? तो 1857 की क्रांति के बाद 1858 में जो भी जो भी सत्ता थी वो कंपनी से के हाथों से हटाकर बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दी गई थी, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर तरीके से संभाला जा सके। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती की गई, ऐसा नहीं था, बल्कि ऐसे प्रांतों के सिपाहियों की भर्ती बहुत कम कर दी गई थी, और बल्कि सिख लोगों की भर्ती को बढ़ाया गया था। और भूमिहीन और किसानों की रक्षा के लिए नीतियाँ बनाई गई थी, नहीं बनाई गई थी तुष्टीकरण और संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करके, तो ऐसा भी नहीं था, बल्कि जो कंपनी का शासन था उसे ब्रिटिश हाथों में दे दिया गया था, ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया गया था, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर तरीके से वो लोग देख सके। ठीक है, यहाँ पे हमारा ए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र के संबंध में सही लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? ठीक है, लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव करती हैं, तो ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि हम वोट देते हैं और अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो जाके वहाँ पे काम करते हैं। और प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया होती है, ये भी कथन सही है, क्योंकि जिन लोगों को हम लोग चुनकर संसद में भेजते हैं या फिर विधानसभा में भेजते हैं, तो वही लोग जो है वो विधि निर्माण की प्रक्रिया करते हैं। और जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता होती है, तो ये कथन जो है वो गलत है, क्योंकि जो हमारा आंसर बनेगा वो सी बनेगा कि जनता की निर्णय निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो प्रत्यक्ष नहीं होती, बल्कि अप्रत्यक्ष होती है, क्योंकि हम लोग खुद जाकर वहाँ पे संसद में हम खुद जाकर कानून नहीं बनाते हैं, बल्कि हम अपने जिन प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं वो जाकर वहाँ पे कानून का निर्माण करते हैं। इसलिए हमारे जो मतदान करने वाले कि जो जनता का जो निर्णय होता है, जनता की जो सहभागिता होती है, वो अप्रत्यक्ष तरीके से निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में होती है। इसलिए जो हमारा आंसर बनेगा वो सी बनेगा। ठीक है, हमारा जो आंसर होगा वो सी होगा। और जनता को मतदान का अधिकार होता है, तो ये सब विशेषता है, लेकिन जो सी है वो प्रतिनिधि लोकतंत्र के बारे में गलत कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे अप्रत्यक्ष सहभागिता होती तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे प्रत्यक्ष सहभागिता हो गई, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया और हमें गलत आंसर बताना था। तो इसलिए हमारा जो हमें गलत पॉइंट को चुनना था, तो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन जो है, हमारा सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन बन जाएगा। अगला है कि भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? तो छोटा तिब्बत हम लद्दाख को कहते हैं। आपको इसे एक पॉइंट में याद करके रखना है कि भारत के लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा गया है। अगला है कि भारत में अपील प्रणाली या फिर पौनवार्दिक प्रणाली किसे कहा जाता है? तो अपीली प्रणाली हम किसे कहते हैं? न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान, इसे हम नहीं कहते हैं अपील प्रणाली। न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान, तो ये भी नहीं है। राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील प्राधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान, ये भी नहीं है, बल्कि जो इसका आंसर बनेगा वो डी बनेगा कि निचली अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। जैसे कि हमारे इंडिया में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, जैसे कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बैठा है, यहाँ पे हाई कोर्ट बैठा है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बैठा है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए अपील की जो प्रणाली होगी वो हाई कोर्ट में होगी। हाई कोर्ट निचली अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में कि जैसे कि कोई किसी का केस हुआ और उसको जो भी जजमेंट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मिली उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो अपील कर सकता है हाई कोर्ट में। ठीक है, यहाँ से भी सेटिस्फाइड वो नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकता है। तो यही होती है अपीली व्यवस्था। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, आपको लगता है कि और जजमेंट ठीक तरीके से हो सकता है, तो आप ऊपर उच्च न्यायालय में ऊंचे वाले न्यायालय में जाकर अपील कर सकते हैं। ठीक है, यही होता है अपीली न्यायालय। तो निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही होगा। और अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? प्रायद्वीपीय पठार का कौन सा लक्षण नहीं है? यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला है। यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है, जो कि भारत का ये वाला
पार्ट है जो कि मतलब भारत का ये जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, मैंने ठीक से बनाया नहीं क्योंकि मेरी ड्राइंग कुछ ज़्यादा ही बुरी है। ये जो भारत का ये जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, तो ये जो भारत का नीचे वाला पार्ट है इसी को हम प्रायद्वीपीय वाला पार्ट कहते हैं, ठीक है। ये जो भारत का नीचे वाला पार्ट है, मैं को दूसरा कलर भी थोड़ा यूज़ कर लेती हूँ यहाँ पे। ये जो भारत का नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, इसी वाले एरिया को प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है, जैसे कि इसके ऊपर वाला जो भाग है वो उत्तर का है, ठीक है। तो ये उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है, तो बिल्कुल सही कथन है ये, अपने आप में बिल्कुल सही है ये। और इसके पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो राजस्थान में पड़ती है। तो ये उसके उत्तर पश्चिम में है, उत्तर में भी है ये और पश्चिम में भी है, ठीक है। ऐसे कि आपने देखा होगा ईस्ट हो गया ये, वेस्ट हो गया ये, नॉर्थ हो गया ये, साउथ हो गया ये। तो अगर आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया होता है वो नॉर्थ और ईस्ट का एरिया होता है, नॉर्थ और वेस्ट का एरिया होता है, ठीक है, नॉर्थ और। तो यहाँ पे कहा गया है कि नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है, उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम में है। तो ये भी बिल्कुल कथन सत्य है, ठीक है, ये भी बिल्कुल कथन जो है वो सत्य है। इसलिए हमारा बी वाला ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे सही होगा। और उसके बाद ए भी सही है, बी भी सही है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है कि जो उसका लक्षण नहीं है, मतलब हमें गलत पॉइंट को ढूंढना है। यहाँ कोयले और लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता होती है। यहाँ कोयला और लोहे जैसे, यहाँ पे कोयला और लोहे जैसे खनिजों की प्रचुरता होती है, तो ये भी कथन सही है। लेकिन यहाँ पे जो डी कथन है कि यह पठार इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद होती हैं। तो जो ये महानदी और कृष्णा नदियाँ होती हैं वो तो दक्षिण की नदियाँ हैं, लेकिन ये इधर बहती हैं, ठीक है, ये पूरब की तरफ बहती है, ना कि पश्चिम की तरफ, ठीक है, ठीक है। तो जो ये महानदी हो गई, जैसे कि ये महानदी हो गई और ये कृष्णा हो गई, तो ये दोनों ही ये इस तरफ से बहती हैं, मतलब पूर्व की तरफ बहती है, मतलब कि ये बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती हैं। जो महानदी और कृष्णा है वो पूर्व की तरफ बहती हैं, ठीक है, ये पूर्व की तरफ बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती हैं। लेकिन स्टेटमेंट में क्या कहा गया कि जो महानदी और कृष्णा है वो पश्चिम की तरफ गिरती हैं, और इसका मतलब ये है कि ये पश्चिम की तरफ बहती हैं, इसका मतलब ये है कि ये अरब सागर में जाकर गिर रही है। मतलब ये कथन जो है वो, ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, और हमें गलत स्टेटमेंट को ही खोजना था यहाँ पे। इसलिए जो हमारा आंसर बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पे जो हमारा आंसर बनेगा वो डी बनेगा, ठीक है। जो सिंधु और ताप्ती नदी होती है वो इस तरफ बहती है, ठीक है, और सारी नदियाँ जो है वो इसी तरफ बहती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बंगाल जो है वो ईस्ट में है, बंगाल की खाड़ी ईस्ट में है, इधर साइड में है, और वेस्ट में जो है वो अरब सागर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये कथन बिल्कुल अपने आप में क्लियर हो गया कि बंगाल की खाड़ी में जो है ये नदियाँ गिरती हैं और ये पश्चिम की ओर ले जा रहा है, इसलिए ये कथन जो है वो गलत है, और यही हमारा सही मतलब यही हमारा आंसर यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, और निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है। यहाँ पे हमें अफ्रीका के बारे में सही कथन को देखना है कि अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में है, यहाँ पे हमें सही खोजना है, ठीक है। और यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा जाती है। ये मैंने क्लास 6 के एनसीईआरटी में आपको पढ़ाया था, जब मैंने भूगोल का पढ़ाया था। तो अफ्रीका के बारे में ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि अफ्रीका ही एक ऐसी, जैसे कि ये अफ्रीका है बाई चांस हम मानते हैं, तो यहाँ से कर्क, ये मकर रेखा भी, यहाँ से ये भूमध्य रेखा हो गई, ये कर्क रेखा हो गई, और ये मकर रेखा हो गई। तो ये मतलब अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है, एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं जो है होकर जाती हैं। इसलिए ये कथन जो है अफ्रीका के बारे में बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी टाइम हर जगह पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ से तीनों ही रेखाएं होकर जाती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। तो वो अफ्रीका महाद्वीप है। और जो गोबी मरुस्थल है, ये गोबी मरुस्थल जो कहाँ है, तो वो कहाँ पर है, चाइना और मंगोलिया में है, नॉर्थ चाइना और साउथ मंगोलिया में है। तो यहाँ पे तो ये अफ्रीका के बारे में सही नहीं है, ये भी कथन नहीं होगा। और अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे कि ये अफ्रीका अगर हो गया, यहाँ से भूमध्य रेखा जा रही है, यहाँ से कर्क जा रही है, यहाँ से मकर जा रही है, मतलब ये दोनों पार्ट में है। ये मतलब दक्षिण और उत्तर दोनों ही पार्ट में लगभग बराबर भागों में, मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम ही बराबर है, लेकिन लगभग बराबर है। बहुत बड़ा पार्ट इसका दक्षिण में नहीं पड़ता, बल्कि दोनों में ही पड़ता है। ये भी कथन नहीं है।
ये भी कथन गलत हो गया। और इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है, इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो कि इसे एशिया से अलग करता है। तो मैंने आपको यूराल पर्वत के बारे में पहले ही बताया कि जो यूराल पर्वत है वो यूरोप को एशिया से अलग करता है, ना कि यूराल पर्वत एशिया से अफ्रीका को अलग करता है। ठीक है, यूराल पर्वत जो है वो यूरोप से एशिया को अलग करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा जो सही स्टेटमेंट होगा सिर्फ एक ही होगा, वो बी होगा। और अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। कल हम लोग फिर इसी क्वेश्चन पेपर के 30 क्वेश्चंस को और करेंगे। भारत के दक्षिण भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है, क्यों? भारत के दक्षिण में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है, मतलब कि लौटते हुए मानसून से वहाँ पे वर्षा हो जाती है। तो क्यों होती है? यहाँ पे चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? तो पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। तो ये एकदम सही बात है कि शरद ऋतु में पवन जो है वो स्थल भागों से लौटती है और स्थल भागों से लौटती है और इस तरीके से बंगाल की खाड़ी में आती है, बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। इसलिए हमारा ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, ये नहीं है। पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की ओर बहती है, ये भी नहीं है। पवन स्थल भागों से लौटकर अरब सागर की ओर बहती है, ये भी नहीं है। बल्कि अगर आप देखेंगे जो ये तमिलनाडु है, जैसे कि ये हमारा प्रायद्वीप भारत है, तो तमिलनाडु जो है वो इस एरिया में आएगा और बंगाल की खाड़ी जो है वो इस एरिया में है। ठीक है, तो जो दक्षिण भागों में तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में, ठीक है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है और यहाँ पे तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है, क्योंकि पवन जो है वो जैसे कि ये स्थलीय भाग है, इस तरह से लौट कर आती है और बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, जिससे कि यहाँ पे वर्षा हो जाती है। लौटते हुए मानसून से कहाँ पर वर्षा होती है? तो तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून से कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। तो यहाँ पे हमारा ई ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस को कर लिया, जो कि 2019 के दिसंबर का पेपर था एसएसटी का। ठीक है, एसएसटी वाले पोर्शन का क्वेश्चन पेपर था ये। पेपर 2 के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये सेशन। तो आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को किया। कल हम लोग इसका पार्ट 2 करने वाले हैं, उसमें भी हम लोग 30 क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। और आप लोगों को मोटिवेशन हमारा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पर डे क्लासेस हो रही हैं। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और हमारी वीडियोस को शेयर करेंगे और देखेंगे खुद भी, आपके लिए ये सेशन जो है वो यूज़फुल ही होगा। क्योंकि हाँ, मैं जो भी करा रही हूँ एकदम सीटेड ओरिएंटेड ही करा रही हूँ। अगर आप लोगों को चैनल के कंटेंट यूज़फुल लगते हैं और ये लगता है कि यहाँ पे जो भी आपको दिया जा रहा है वो आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल हो सकते हैं, तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से